चलिए क्या लिखा है हमने, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें या तो आईटीसी अवेलेबल होगा या नॉट अवेलेबल होगा। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि आज जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो टैक्स लग रहा है वैट, इसको किस पे लग रहा है, सेल्स टैक्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे क्या लग रहा है, एक्साइज और सर्विस टैक्स। और जब जीएसटी आ जाएगा तो एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट लेवल पे, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, और जब इंटर स्टेट सेल होगा तो आईजीएसटी विच इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा क्योंकि वैट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब इसमें या तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो आईटीसी, क्या बोला था, अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक रिटेलर बहुत सारे सामान खरीदता बेचने के लिए, तो उस पर वो सेल्स टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अगर रिटेलर खरीद रहा है एसी, फर्नीचर, एसेट खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलता उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। कौन सा वेरिएंट पढ़ाया था हमने आपको, कंजम्पशन वेरिएंट, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आईटीसी किस पे, रॉ मटेरियल पे या इनपुट्स पे, ये वाला कॉन्सेप्ट है। कैपिटल गुड्स के ऊपर तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आया। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ये वैट सेल्स टैक्स चलता है, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उस वैट के ऊपर आईटीसी देगा या नहीं देगा। मान लो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट लोकल परचेज कर रहा है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में ही वो परचेज कर रहा है, तो आईटीसी कौन देगा, दिल्ली देगा, क्योंकि पैसा किसके पास पहुंचा है, दिल्ली के पास पहुंचा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे जो अभी चल रहा है स्टेट लेवल वैट पे, आईटीसी कौन देता है, अगर लोकल परचेज होगा, जिस जगह आप लोकल परचेज करेंगे, यानी कि जिस स्टेट में आप लोकल परचेज करेंगे उस वो वाली स्टेट गवर्नमेंट आपको आईटीसी देगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। इसीलिए मैंने कहा था गोल्डन रूल क्या है, लोकल परचेज के ऊपर तो वो गवर्नमेंट आईटीसी आपको दे के रहेगी, कहीं कोई दिक्कत। सिमिलरली जीएसटी में भी यही कॉन्सेप्ट है। आज जीएसटी में जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट जीएसटी बनेगा, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स करें। तो आज एसजीएसटी जो है, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप दिल्ली में 1 जुलाई से अगर दिल्ली में आप लोकल परचेज करते हैं तो ये एसजीएसटी किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आपको वो स्टेट गवर्नमेंट इस एसजीएसटी का क्रेडिट देगी या नहीं देगी, देगी। दिल्ली में आप रजिस्टर्ड है, दिल्ली में ही आप सेल परचेज करते हैं, महाराष्ट्र में जाके आपने कुछ खरीद लिया या महाराष्ट्र के किसी होटल में रह लिए, तो वो जो वाला जो टैक्स है वो किस गवर्नमेंट के पास पहुंचा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। क्या दिल्ली गवर्नमेंट उसका आईटीसी देगी, नहीं देगी। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो जो वैट का कॉन्सेप्ट और जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, जो एग्जिस्टिंग वैट का कॉन्सेप्ट और जो जीएसटी आने वाला है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा एक चेंज मैंने बताया था, कौन सा चेंज, कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा प्रिंसिपल पे चलता है, कंजम्पशन प्रिंसिपल पे चलना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है कौन सा प्रिंसिपल पे चल रहा था, ओरिजिन प्रिंसिपल पे चल रहा था। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप, चलिए मैं फिर से, तो लोकल परचेज पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। गोल्डन रूल है वैट में और जीएसटी में। जिस जगह आप रजिस्टर्ड है उस स्टेट में अगर आप लोकल परचेज कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा। आप रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में भी हो जाइए, क्योंकि आपकी रिटेलर का शॉप वहां भी है, जैसे बिग बाजार है, सभी स्टेट में रजिस्टर्ड होगा। जहां जहां से लोकल परचेज करेगा वो गवर्नमेंट आईटीसी आपको देती रहेगी, ठीक है। लोकल परचेज, अब ये जो आईटीसी मिला है वो एडजस्ट कहां से होगा, आपने यहां से परचेज किया, सेल करोगे और एडजस्ट होता रहेगा। तो किससे एडजस्ट होगा, आउटपुट टैक्स से। अगर आप इंटर स्टेट सेल करोगे तो भी एडजस्ट होगा, किससे एडजस्ट होगा, सीएसटी से। इस सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन जो क्रेडिट मिला है लोकल परचेज का वो ये इस आउटपुट के साथ एडजस्ट हो सकता है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं।
जीएसटी में जब आप इंटरस्टेट परचेज करेंगे तो उसका आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन यहां पर अगर आप इंटरस्टेट परचेज करेंगे तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। जो हमने यहां लिखा है आईटीसी नॉट अवेलेबल, किसका? सीएसटी का, अगर आप परचेज करते हैं तो। कोई डाउट? आइए, अब आपने लोकल परचेज किया, उसके बावजूद आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या आईटीसी मिला तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और मैंने अकाउंटिंग एंट्री बता दी थी आपको। जब मैं कह रहा हूं आईटीसी मिला, इसका मतलब सिंपली आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करना है। जो आपको इनवॉइस मिला है, अकाउंटिंग एंट्री पास कर दिया, आपको आईटीसी मिल गया। रिवर्स करना तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसी एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 1 जून को आपने आईटीसी अवेल किया अकाउंटिंग एंट्री पास करके, और पता लगा कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि रिवर्स करना, तो 30 जून को आप रिवर्स कर दो। समझ में आया? तो रिवर्स कब होगा? परचेज रिटर्न, यानी कि आपने परचेज किया वो गुड्स को और वापस कर दिया, तो आईटीसी रिवर्स होगा या नहीं होगा? रिवर्स होगा। या रिमूव्ड एज सच, बिना यूज किए हुए। जैसे कैपिटल गुड्स, आपने कोई मशीन खरीदी और उसको यूज नहीं किया, 10 दिन बाद आपको लगा मशीन में खराबी है, नया मशीन आएगा, आपने उसको वापस कर दिया, दैट इज रिमूव्ड एज सच। तो आपको जो आईटीसी मिला है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं आपके साथ सैनवेट क्रेडिट करूंगा जो एक्साइज और सर्विस टैक्स का है। उसमें 2 पॉइंट आएगा। एक आएगा कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल के बाद, रॉ मटेरियल अगर यूज हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, तब तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, मैं करवाऊंगा आपको। कैपिटल गुड्स में क्या लिखा हुआ है कि आया, बिना यूज किए हुए आपने रिमूव कर दिया, तो पूरा आईटीसी आप रिवर्स कर दो। लेकिन आपने उसको 2 साल बाद रिमूव किया, 2 साल यूज कर लिया, तब आईटीसी रिवर्स होगा या नहीं होगा? बोला थोड़ा सा होगा, प्रोपोर्शनेट करके। उसमें एक परसेंटेज दिया हुआ, कितना परसेंटेज रिमूव होगा, रिवर्स होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग करेंगे जब मैं आपके साथ सैनवेट क्रेडिट रूल्स करूंगा। इसके बाद फिनिश गुड्स, आज जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है वो एडजस्ट कहां से होगा? आउटपुट टैक्स के साथ। आउटपुट टैक्स कहां से मिलेगा? जब आप फिनिश गुड्स बेचेंगे, और फिनिश गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि प्लास्टिक के दाने लिए इससे पेन बनाए और ये पेन डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसमें जो प्लास्टिक के दाने यूज हुए हैं उसका जितना आपने आईटीसी क्लेम किया है वो रिवर्स करना पड़ेगा। पता लग जाएगा कि इसमें कितने प्लास्टिक के दाने यूज हुए। मान लो आप कहते हैं 2000 पीस पेन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, फॉर्मूला है, उसमें बता देता है कि इतना ग्राम इसमें प्लास्टिक के दाने यूज होंगे, और कितना ग्राम खरीदा है, कितना गोडाउन में है, उससे एक अकाउंटिंग एंट्री निकलेगी और उतना अमाउंट रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया? और ये सैनवेट क्रेडिट में करेंगे एक्साइज और जब सर्विस टैक्स का कर रहे होंगे, क्योंकि वहां वही मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, एक्साइज में ही मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है। और यहां पर जो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो तो क्या करता? खरीदता और बेचता है। तो इसने ये खरीदा पेन, 10 रुपये आईटीसी मिला, और ये पेन आग में जल के खाक हो गया, तो जितने पेन आग में जल के खाक हुए हैं उसका आईटीसी वो रिवर्स करेगा। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का भी बता दिया और बायर और सेलर का भी बता दिया। ठीक है? अगर फिनिश गुड्स ही एग्जेम्प्ट है, ये मान लो किताबें एग्जेम्प्ट है, लेकिन पेपर पे टैक्सेबिलिटी है, जिससे किताब बनेगी, जिसमें छपेगी। प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर किताब छपेगी वो प्रिंटिंग प्रेस पैसा लेगा प्रिंटिंग करने का, उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, लेकिन किताब एग्जेम्प्ट है। तो एक रूल है, आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म। क्या कह रहा हूं? आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म। यानी कि मैं इनपुट्स खरीदता हूं और किताबें, सिर्फ किताबें बना के बेचता हूं और कुछ नहीं करता। तो जब मैं सिर्फ किताबें बना के बेच रहा हूं, किताबें छाप के बेच रहा हूं, सिर्फ मेरा काम ही है किताब बेचना, तो मैं वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिला, मैं एडजस्ट कहां से करूंगा? एडजस्ट तो होना है। गवर्नमेंट, याद करना, रिफंड कभी नहीं करती है। रिफंड सिर्फ 2 ही केस में होता है, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सेल टू एससीजेड। तो गवर्नमेंट अगर आपको आईटीसी दे भी देगी तो एक्यूमुलेट होता रहेगा, रिफंड ले नहीं पाओगे तो एक्यूमुलेट करने का फायदा क्या? रिफंड सिर्फ 2 ही केस में है, एक्सपोर्ट और सेल टू एससीजेड, और कहीं नहीं। तो इसीलिए अगर फिनिश गुड्स एग्जेम्प्टेड है
तो आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। बताओ एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं सिर्फ किताबें बेच रहा हूं और पेपर खरीदता हूं, उस पर आईटी टैक्स दिया है, मैंने किताबें छपवाई है, उस पर सर्विस टैक्स दिया है प्रिंटिंग प्रेस को। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 28% मैंने पेपर पे दे दिया, मान लो एक रेट है, प्रिंटिंग प्रेस ने 28% जीएसटी ले लिया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बताया था आपको। अगर मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? वो जो मैंने टैक्स दिया है मेरा कॉस्ट बन जाएगा, मेरा कॉस्ट बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब मुझे एक बात बताइए, फाइनल गुड्स का एग्जेम्प्ट होना अच्छा या टैक्सेबल होना अच्छा? आप सोच के देख लो, फाइनल गुड्स का एग्जेम्प्ट होना अच्छा या टैक्सेबल होना अच्छा? टैक्सेबल होना अच्छा। भले कम हो लेकिन टैक्सेबल होना अच्छा है, क्योंकि उससे आपको आईटीसी मिल रहा है। अब आप सोच के देखो, यूं मैं दिखला रहा हूं, कहां 100 प्लस 28 इक्वल टू 128। ये मेरा परचेज है, चाहे सर्विस का हो या गुड्स का हो, और मैं बुक बना रहा हूं, ठीक है? मुझे 10% रिटर्न चाहिए। मैं 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा हूं, मैं कितने में बेचूंगा बुक? 128 रुपये मेरा कॉस्ट हो गया, प्लस 13 रुपया 10% मान लो, कितने में बेचूंगा? 8 3 11 और 1 140। ठीक है? मान लो मुझे बुक्स पे 5% टैक्स लग रहा है। बुक्स पे कितना टैक्स लग रहा है? 5%। अब 100, ये तो सेम रहेगा। मेरा कॉस्ट क्या होगा? मेरा कॉस्ट क्या होगा? 100 रुपये। 100 रुपये। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 10%, यानी कितना हो गया? 110। बुक्स पे मैंने टैक्स कितना बताया? 5 रुपये, 5%, यानी कि मैं 6 रुपये जोड़ देता हूं, कॉस्ट कितना हो गया? 116। आया समझ में क्या कह रहा हूं? अब आप सोच के देखो, जो हाहाकार मचा हुआ है कि एग्जाम करो एग्जाम करो एग्जाम करो, तो कंज्यूमर के लिए एग्जाम्शन अच्छा या बुरा? मैथमेटिक्स से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? आप खुद सोचो, अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्ट होता है तो कंज्यूमर के लिए बुरा या अच्छा? एग्जेम्प्ट होता है तो बुरा है ना, क्योंकि उसको किताब अब कितने में बिकेगी? 141 में। किताब अगर 5% टैक्स हो जाए, किताब कितने में बिक रही है? 116 में, है ना? अब हो क्या रहा है? 28 माइनस 6, तो 6 रुपया आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 28, कितना होगा? माइनस 22। ये गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ेगा, ये एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, गवर्नमेंट रिफंड तो कभी नहीं करेगी। अब आप सोच के देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो ये बात थी कि रॉ मटेरियल पे कम टैक्स लगना चाहिए। बोला था आपको, फाइनल गुड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए था? जब रेट ऑफ टैक्स डिसाइड होगा तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको? फाइनल गुड्स पे कम, यानी कि ये जो 6 रुपया है ये इधर होना चाहिए, 28 रुपया इधर होना चाहिए था, 28%, अगर गुड्स को टैक्स करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इसको भी मैं 28 रुपया टैक्स कर देता हूं। इसके ऊपर 28% कितना आएगा जरा देख के बताओगे? कितना? अब कॉस्ट कितना आ गया? 140।
सेम आ गया। क्लियर है? तो अगर मैं इसको कम करता हूं तब इफेक्ट सही नजर आएगा। तो कहने का मतलब अगर फाइनल गुड्स एग्जेम्प्ट होता है तो नुकसान किसको है? कंज्यूमर को है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को है नहीं, डीलर को बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि उसको रिफंड नहीं मिलेगा अगर एक्यूमुलेट होता जा रहा है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। मान लो मैं पेपर खरीदता हूं और किताबें भी बनाता हूं उससे और कॉपी भी बना रहा हूं। किताबें एग्जेम्प्टेड है और कॉपी टैक्सेबल है। इट मीन्स दैट आई एम यूजिंग रॉ मटेरियल्स बोथ फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। ऐसे केस में जो रॉ मटेरियल एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज हो रहा है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो रॉ मटेरियल टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज हो रहा है उसका आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर है? यह अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा, और यह अपॉर्शनमेंट का तरीका सैनवेट क्रेडिट रूल्स के रूल 6 में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो फाइनल में है। और ऑब्वियसली सैनवेट क्रेडिट रूल जब तक आप फाइनल में पहुंचेंगे जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपॉर्शनमेंट होना कैसे चाहिए? बड़ा सिंपल है। आपने रॉ मटेरियल 100 केजी खरीदा, ऐसे सिंपल बता रहा हूं। एग्जेम्प्टेड गुड्स में यूज किया 60 केजी, यहां यूज किया 40 केजी, तो यहां कितना परसेंट यूज किया? 60%। यहां कितना यूज किया? 40%। आपने आईटीसी मान लीजिए 100 रुपया दिया था। आप बताओ 40% जो टैक्सेबल में यूज हुआ 40% ऑफ 100, 40 रुपया का आईटीसी मिलेगा, 60 रुपया का आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल ऐसा ही। ठीक है, चलिए ब्रांच ट्रांसफर। मैंने कहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप ट्रांसफर करेंगे, अगर सेम स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर करेंगे तो सीएसटी जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। जीएसटी में तो लिखा हुआ ब्रांच ट्रांसफर इज ऑल्सो टैक्सेबल। सेल्फ ट्रांसफर, अपने आप को ही ट्रांसफर करो, यानी कि अपने आप को ही सप्लाई करोगे तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर मैं दिल्ली से महाराष्ट्र गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी ब्रांच को, अपने ही गोडाउन को, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। वैल्यूएशन आएगा उसमें, कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन का भी है, कितने रुपए पे लगेगा। जब मैं अपने आप को ही ट्रांसफर कर रहा हूं तो कितने रुपए पे टैक्स लगेगा, तो वह वैल्यूएशन रूल्स है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करेंगे तो सीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा? उतना जितना मुझे सीएसटी मिलना चाहिए था। तो अगर मैं 100 रुपया में बाकियों को बेच रहा हूं तो 2% ऑफ 100। ठीक है, तो मैंने ये 2 केस समझा दिए। अब आईटीसी मिलेगा ही नहीं। कब? अगर आउटपुट टैक्स ही 0 है तो, है ना। आउटपुट टैक्स 0 मतलब रेट ऑफ ड्यूटी 0 है। और एक होता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन, ये भी एग्जम्पशन एक तरह से बोलते हैं। और एक एग्जम्पशन जो वर्ड कब यूज करता है, रेट ऑफ टैक्स तो दिया हुआ है 10%, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि जब तक, और या फिर ये लिख सकते हैं जब तक ये नोटिफिकेशन है, जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होता तब तक टैक्स 0 है। समझ में आया? तो आउटपुट टैक्स 0, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। दूसरा, सीएसटी अगर आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं तब भी आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी में अगर आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं तो कौन सा टैक्स लग रहा होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नॉन वेटेबल गुड्स जिस पे टैक्स तो लग रहा है लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा, जैसे मैंने पेट्रोल बताया। परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर, कंपोजिशन स्कीम बता दिया आपको। जीएसटी में भी कंपोजिशन स्कीम आ गया है, 75 लाख से ऊपर वाला, सॉरी 20 लाख से ऊपर वाला। तो कंपोजिट डीलर से अगर आप खरीदेंगे तो बिल में लिखा ही नहीं होगा, बिल में साफ साफ लिखा होगा नॉन वेटेबल इनवॉइस रेड कलर से। तो इसमें टैक्स कितना दिया आपको नजर ही नहीं आएगा, तो आईटीसी कहां से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने किया भी था जहां पर लिखा हुआ था प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर।
फिर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। आप बताइए, आप अनरजिस्टर्ड है, मैं आपसे सामान खरीदता हूं, आप मुझे क्या इनवॉइस इशू कर पाएंगे? टैक्स इनवॉइस। जब टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं होगा तो मुझे आईटीसी कहां से मिलेगा? समझ में आया? जीएसटी का सबसे खतरनाक सेक्शन यही है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। और खतरनाक ऐसा कि जीएसटी में शायद हर किसी सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा, भले उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है। और क्या खतरनाक है इसमें, ये कहता है जीएसटी जब आएगा, अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करूं, कोई भी सर्विसेज अवेल करूं, कोई भी, तो मुझे आप तो अनरजिस्टर्ड है, आप टैक्स लेंगे नहीं, लेकिन आपका टैक्स, जो आपको टैक्स लेना चाहिए था, वो टैक्स मैं दूंगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, आज आपने प्रैक्टिस शुरू की है, 1 जुलाई को प्रैक्टिस शुरू की है, और आप किसी कंपनी का ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो मैं मिटा देता हूं एक बार, देखना कितना खतरनाक है ये। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट करता है। ये बहुत बड़ी कंपनी होगी, इसका तो ऑडिटर बड़ा ही होगा। मान लो रमेश एंड कंपनी का ऑडिट करता है, जिसका टर्नओवर मान लो 5 करोड़ है। आप बिल काट के देते हैं, पहली प्रैक्टिस है आपकी, 1 लाख, 1 जुलाई को आपने प्रैक्टिस शुरू की। आप बिल बताते हैं 1 लाख, आप क्योंकि आपका टर्नओवर 0 है, बिकॉज आपने प्रैक्टिस 1 जुलाई 2017 को शुरू की है, तो आपका टर्नओवर 0 है, ही इज योर फर्स्ट क्लाइंट। आप बिल बनाते हैं 1 लाख प्लस 0 इक्वल टू 1 लाख, जीएसटी का बता रहा हूं आपको। तो ही इज अवेलिंग सर्विसेज फ्रॉम ए अनरजिस्टर्ड डीलर, ये टैक्स नहीं लेगा बिकॉज इज नॉट रजिस्टर्ड, तो इसका टैक्स ये देगा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज, रिसीवर देगा। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिवर्स चार्ज। अब ये गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जमा करवाएगा टैक्स। 18% है सर्विस टैक्स, 9,000 इसको जमा करवा देगा, 9,000 इसको जमा करवा देगा, ठीक है। एक और रिवर्स चार्ज के बेसिस पे जो टैक्स जमा करवाएगा, तो वो रमेश एंड कंपनी इसका क्रेडिट क्लेम कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब आप सोच के देखिए, रमेश एंड कंपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा आपकी? रमेश एंड कंपनी कहेगा इसको कि तुम पहले रजिस्टर करवाओ, उसके बाद मेरी ऑडिट करने आना, क्योंकि तुम्हारा टैक्स मैं क्यों पेमेंट करूं? रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स जमा करवाओ, फिर क्रेडिट लो, अकाउंटिंग एंट्री पास करो, रिटर्न में दिखलाओ, इस इनपुट सप्लाई है, इसका रिटर्न में फाइल करो, ये एक्सेप्ट करेगा। कहानी है जबरदस्ती की। आ रहा समझ में? ये खतरनाक इसलिए भी है, ओहो, ये खतरनाक इसलिए भी है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उचनते खर्चा बहुत डाल देते हैं। उचनते मतलब ऐसे जबरदस्ती का खर्चा, चलो चाय वाले को इतना दिया, कॉफी वाले को इतना दिया, स्टेशनरी इतना दिया, जबरदस्ती के खर्चे ताकि नेट प्रॉफिट आप कम कर सके। अब ये चाय कॉफी और स्टेशनरी का बिल तो होगा नहीं आपके पास, या चाय कॉफी का आपका पास बिल है लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा होगा आपने, इसको जीएसटी जमा करवाना चाहिए था, ये तो जमा नहीं करवा पाएगा, इसका टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज परचेजिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब आप सोच के देखिए क्या हुआ, क्या ये मेसर्स रमेश एंड कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ खरीदने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा।
तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कह रही है टर्नओवर 20 लाख तो दिखाने के हैं। हमने प्रोविजन ही कुछ ऐसा बनाया है कि हर B2B वाले को, बिजनेस टू बिजनेस जो करते हैं, ये चाय कॉफी अगर आम जनता कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच रहा है तो 20 लाख का टर्नओवर है। लेकिन जितने भी B2B हैं, टर्नओवर 1 रुपया हो या करोड़ों रुपया हो, उसको रजिस्ट्रेशन एक तरह से कंपलसरी हो गया। एक तरह से लॉ ऐसा बनाया गया, माहौल ऐसा बनाया गया कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। समझ में आया? क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, TDS की कहानी तो अलग है ना। हाँ ठीक है, TDS को इससे क्या लेना देना? मतलब TDS भी देगा वो और ये वाला टैक्स भी देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को मैंने शुरुआत में बताया था डबल टैक्सेशन ये नहीं है। ये TDS दे रहा है, किसके भी आप पे दे रहा है? इसके भी आप पे, और इसका क्रेडिट ये क्लेम कर लेगा। समझ में आया? ये जो टैक्स देगा इसका तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ये जो 9-9 हजार रुपया दे रहा है इसका तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, वो तो एडजस्ट हो जाएगा। ये तो एक बार में दे रहा है, गवर्नमेंट को मिल गया, बाद में गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट कर लेगा। क्या चीज खतरनाक ये है कि रमेश एंड कंपनी को प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए खतरनाक है। खतरनाक इसलिए भी है कि ये तो सोच के बैठा था कि टर्नओवर 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और सचमुच कोई टैक्स नहीं देगा। लेकिन इससे पूछो जब ये रमेश एंड कंपनी तो इसको सीधे बोलेगा, सर रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं तो ऑडिट मत करना। समझ में आ रहा है? ये रमेश एंड कंपनी या जितने भी रिटेलर्स जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अनरजिस्टर्ड, मान लो मैं रिटेलर अनरजिस्टर्ड हूं, चाय की दुकान चला रहा हूं, कंज्यूमर को बेच रहा हूं, GST वाला मुझे कोई पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूं, 20 लाख से कम है, मैं बेचता किसको हूं? कंज्यूमर को, GST नहीं पकड़ेगा। रमेश एंड कंपनी बोलता है इसको रजिस्टर करवाओ, बोलता मैं नहीं रजिस्ट्रेशन करवाता, बोला ऑडिट मत करो। फिर ये दूसरा क्लाइंट पकड़ेगा, तीसरा क्लाइंट पकड़ेगा, चौथा क्लाइंट पकड़ेगा, और अगर इसका काम चल जाता बिना रजिस्ट्रेशन के, कोई क्लाइंट है जो मान जाता तो अच्छी बात है। मैंने इसका टर्नओवर 5 करोड़ क्यों लिखा? क्योंकि मैं मान रहा हूं ये भी रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड के साथ ट्रांजैक्शन करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करते रहे 20 लाख तक। समझ में आया? मैंने इसका टर्नओवर जानबूझ के 2 करोड़ से भी ज्यादा कर लिया ताकि ये टैक्स ऑडिट में तो आ जाए। क्लियर है? चलिए, तो ये कहानी हो गई। तो ये GST का ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्शन है जो फोर्स कर रहा है लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही है, लोग फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसके बाद रिफंड का तो मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट और सेल टू SEZ, तो ये हो गया। तो वैट का जो टॉपिक है, मतलब वैट का पूरा जो आपका 5 नंबर से लेकर 10 नंबर आपका आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, और मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, चलिए।